शेखर चोरी करने लगा। अब तक शेखर के लिए यह संभव नहीं था कि वह छिपाकर कोई बुरा काम करे, क्योंकि जब वह अकेला होता था तभी उसके कर्मों पर उसकी अपनी आत्मा का नियंत्रण सबसे अधिक होता था। पर अब वह ऊपर की दृष्टि से शरीफ, संस्कृत और भला मानस होने लगा, जिसे कहते हैं हमारा बेटा तो बेटियों जैसा है, और भीतर ही भीतर कहीं गिरने लगा। अब देखिए शेखर की साइकोलॉजी देखिए। बाहर सबके सामने बड़ा अच्छा बच्चा दिखता था और अंदर ही अंदर वो चोरी करने लगा, झूठ बोलने लगा, शैतानी करने लगा। लेकिन बाहर से देखने पर लगेगा कि शेखर तो बड़ा भोला भाला है, यहाँ तक कि बेटियों जैसा है, यानी कि बिल्कुल शरारती नहीं है। उसे उत्तरदायित्व के काम मिलने लगे। पहले जहाँ एक छोटा सा काम पाकर वह इतना प्रसन्न होता था और इतनी लगन से उसे करता था कि वह बहुधा बिगड़ भी जाता था, वहाँ अब वह प्रत्येक अवसर पर यही सोचता था कि मैं कैसे छिपे छिपे नुकसान कर सकता हूँ। उसे कभी संदूकनी की चाबी दी जाती तो कुछ एक पैसे निकाल लेता, इसलिए नहीं कि वे उसे चाहिए, केवल इसलिए कि चाबी उसके पास है और वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। रात को उससे कहा जाता था कि ईश्वर और प्रभुत्व के मास्टर को दूध दे आए, तो वह रास्ते में एक दो घूंट पी लेता था। इसलिए नहीं कि घर में उसे दूध नहीं मिलता, इसलिए कि वह बिना किसी के देखे कुछ बुरा काम कर सकता है। यहाँ तक कि वह कभी रसद के कमरे में जाता तो किसी बक्स के पीछे थोड़ा घी गिरा आता। ऐसी हर एक हरकत में मानो उसका मन कह रहा होता, तुम मुझे अच्छा मत समझो, मैं अब भी बुरा हूँ। तुम बेवकूफ़ हो जो मुझे अच्छा कहते हो। इससे मानो उसके अभिमान की पुष्टि होती थी। और ये सब काम छिपे ही रहते थे और घर में उसका सम्मान बढ़ता जाता था। और ज्यों ज्यों वह बढ़ता जाता था त्यों त्यों शेखर का पतन भी अधिकाधिक होता जा रहा था। उसे उस अलमारी की चाबी दी गई जिसमें किताबें बंद थी। बादाम या कुछ ऐसी चीज़ निकालने के लिए उसे कहा गया था। उसने अलमारी खोली, दो तीन किताबें निकालकर अलमारी के नीचे ढकेल दी, बादाम निकाले और चाबी दे आया। बाद में मौका पाकर उसने वे किताबें उठाई और छिपाकर पढ़ने लगा। रद्दी गुलाबी या पीले कागज़ पर बड़े बड़े लखनऊ टाइप में छपे हुए उन किस्सों को पढ़कर शेखर सोचने लगा कि क्या है इनमें जो ये इतने सुरक्षित रखे जाते हैं। मालिन की बेटी, दो जुरू का पति, बगदाद की बुढ़िया, 3.5 यार, 7.5 खून, 2-2, 3-3 करके शेखर ने सब किताबें देख डाली। इतनी रद्दी, इतनी भद्दी, इतनी बेहुदी थी वे कि शेखर का जी मिचला उठा। वह ऊब उठता, वे उससे पढ़ी नहीं जाती। फिर भी केवल इसीलिए कि वे मना थी, उन्हें पढ़कर शेखर बुरा काम कर रहा था। वह उन्हें पढ़ता जाता था और उसने सब पढ़ डाली। और कितना सुख होता था उसे जब वह मन ही मन माँ को संबोधन करके कहता था, तुम बड़ा अच्छा, बड़ा भोला समझती हो ना मुझे। मैं बदमाश हूँ, बिगड़ा हुआ हूँ और मैंने ये सब किताबें पढ़ डाली हैं जो तुमने बचा बचा कर रखी हुई हैं। अब देखिए, जो कुछ भी बच्चे के लिए मनाही है वो करने में बच्चे को बड़ा आनंद आता है। तो शेखर भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। माँ ने अलमारी में कुछ पुस्तकें छुपा कर रखी थी, क्योंकि शायद वो एडल्ट ओनली हो, क्योंकि शायद वो मैगजीन्स या किताबें एडल्ट्स के लिए पढ़ने के लिए होंगी। लेकिन शेखर के पास जब भी चाबी हाथ लगती वो चुपके चुपके वो सारी किताबें पढ़ लेता। हालांकि उसे उन किताबों को पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी नहीं थी, एकदम भद्दी लगती, रद्दी लगती, बेकार की लगती, लेकिन फिर भी वो इसलिए पढ़ता था कि मनाही है। शेखर चुगलखोर हो गया। जब कभी किसी भाई से कोई छोटी सी भी गलती हो जाती तो शेखर भागा हुआ माँ के पास जाता और कहता, माँ माँ, ये ने यह कर दिया है, देखो तो।
कभी कभी अकारण भी किसी की शिकायत कर देता और तब उसे फटकार खाते या पिटते देखकर मन ही मन कहता, ठीक है, अच्छा पिटना ही चाहिए। मैं बुरा हूँ, मुझे सब मानते हैं, मेरा आदर होता है, तुम अच्छे क्यों हो। और जब भाई कभी उसकी ओर आशंका या अविश्वास की दृष्टि से देखते तो उसे लगता, हाँ मैं भी कुछ हूँ। अच्छा या बुरे होने का शेखर के लिए कोई महत्व नहीं रह गया था। उसके लिए बड़ी बात यह थी कि वह कुछ हो सही, वह अनुभव करे कि वह कुछ है। इस विश्वास का सहारा उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। चंद्र के फेंके हुए पत्थरों से मकान के बाहर फूलों के गमले टूट गए। तब वह भोला भाला भागा हुआ माँ के पास आया और हाँफता हुआ बोला, माँ माँ, मैंने गमले नहीं तोड़े। माँ ने पूछा, कौन से गमले? मैंने नहीं तोड़े वे। तभी शेखर भी वहाँ पहुँचा। माँ, वे जो बाहर गमले थे ना, नीले फूलों के, जो पिताजी ने दफ्तर से मंगाए थे, वे चंद्र ने पत्थर मारकर तोड़ दिए हैं। चंद्र ने कहा, माँ मैं पहले कह चुका हूँ कि मैंने नहीं तोड़े, मानो पहले कही जाने के कारण उसकी बात अधिक मान्य हो। शेखर मुड़कर बाहर जाने लगा, कुछ ऐसे भाव से कि मैंने अपना कर्तव्य कर दिया है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। माँ ने चंद्र से पूछा, झूठ बोलता है? चल देखूं कौन से गमले तोड़े हैं तूने। और उसका हाथ पकड़कर घसीटती हुई बाहर चली। चंद्र काफ़ी पिट चुका था। माँ ने न जाने क्या क्या धमकियाँ दी थी उसे कि वह कह दे कि गमले उसी ने तोड़े हैं, पर वह नहीं कहता था। यह माँ को सह्य नहीं था कि उनकी आज्ञा के उल्लंघन ऐसे हों। उनका मत था कि अगर इसने नहीं भी तोड़े तब भी इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मेरा निर्णय है, इसी ने तोड़े हैं। शेखर कुछ दूर पर बैठा हुआ सामने किताब रखे यह दृश्य देख रहा था और उसे विस्मय हो रहा था उस माँ पर जिसके चेहरे पर क्रोध नहीं है, वाणी में रोष नहीं है, किंतु जो बच्चे को पीटती जा रही है और जिसके लिए यह इज्जत का सवाल हो रहा है कि बच्चा कह दे जो वह कहलाना चाहती है। बच्चे क्रुद्ध माता पिता से पिटते हैं तब पिट लेते हैं, उनकी आत्मा पर आघात नहीं पहुंचता, लेकिन बिना क्रोध के निर्मम दूरस्थ भाव से पिटकर उनके मानसिक क्षेत्र में सदा के लिए एक दरार सी फट जाती है। यह बात तब शेखर भी नहीं जानता था, उसकी माँ भी नहीं जानती थी, पर इससे उसकी सच्चाई कम नहीं हो गई थी। माँ ने पुकारा, सरस्वती, चिमटे में एक अंगार तो लाना। सरस्वती ले आई। माँ ने चिमटा हाथ में पकड़कर कहा, बोलो सच, नहीं तो मैं यह रख दूंगी जबान पर। सच बोल रहा हूँ। और शेखर सोच रहा है, क्या माँ सचमुच अंगार रख देगी? विश्वास तो नहीं होता, लेकिन यह क्रोधहीन निर्गुण मुख कह, मैंने तोड़े थे गमले। मैंने नहीं तोड़े। माँ ने एक हाथ से चंद्र का जबड़ा दबाकर मुंह खोला और अंगारा बहुत पास लाती हुई बोली, कह। सरस्वती खड़ी थी, यद्यपि उधर नहीं देख रही थी, और अंगारा चंद्र के इतना पास था कि उसका ताप उसे लग रहा था और उसका सिर ऐसे हिल रहा था जैसे मिर्गी के रोगी का कभी कभी हिला करता है। माँ उसका जबड़ा दबाए हुए थी और मुंह खुला था, अंगारे की प्रतीक्षा में था। विश्वास बच्चों की चीज़ है। दिखावट और सच्चाई में भेद करना यह बड़ों का अधिकार है। शेखर को एकाएक विश्वास हो आया। कहा, शेखर तड़प कर उठा, एक हाथ से माँ को धक्का दिया, दूसरे से चिमटे को थप्पड़ मारकर दूर गिरा दिया और रूखे स्वर में चंद्र से बोला, चल यहाँ से। और उसके मन में हुआ, चंद्र शबाश, डूब मर शेखर, क्योंकि उसे लगा कि शेखर यानी कि उससे बेहतर चंद्र ही है, क्योंकि इतना पिटने के बाद भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा। वो अड़ा रहा कि मैंने गमला नहीं तोड़ा। यहाँ तक कि उसके माँ ने ये भी धमकी दी कि जलता हुआ अंगारा उसके ज़बान पर रख देगा। एकदम उसके मुंह के पास तक वो ले भी आई, लेकिन तब भी चंद्र यही बोलता रहा कि मैंने गमले नहीं तोड़े। तब शेखर अपने आप पर ही लज्जित हुआ और उसे उसका मन कहने लगा, चंद्र शबाश,
डूब मर शेखर। शायद माँ को कुछ हुआ, वह कुछ बोली नहीं, शेखर को भी कुछ नहीं कहा, भीतर चली गई, बात खत्म हो गई। आधे घंटे बाद शेखर अपने को पढ़ाई में लगाने की चेष्टा कर रहा था। कलम हाथ में लिए हुए कॉपी के ऊपर एक लाइन लिखी हुई देखते हुए उसे ही दोबारा लिखने का यत्न कर रहा था, पर मन में उसकी गूंज रही थी बातें और आँखों के आगे थे कई एक खुले हुए मुंह। कभी चंद्र के, कभी शेखर के, कभी माँ के, और उनके बहुत पास पास कई एक जलते हुए अंगारे। जब शेखर सोचता था वह चंद्र का मुख, तब एकाएक मुंह बदलकर माँ का हो जाता था। शेखर अपने को पढ़ाई में लगाने की चेष्टा कर रहा था, वो लिखाई कर रहा था। चंद्र ने आकर कहा, कलम दो। शेखर ने जाग से कर कहा शेखर ने कहा, मैं लिख रहा हूँ। दो, मुझे लिखना है। दूसरी ले लो। नहीं, यही लेना है, दो। ठहर के ले लेना, मुझे लिख लेने दो। चंद्र ने सरस्वती के पास शिकायत की, बहन जी, भैया कलम नहीं देता। सरस्वती पढ़ रही थी, उसने बिना किताब से दृष्टि हटाए ही कहा, शेखर दे दे कलम। चंद्र ने फिर आकर कहा, दो। शेखर ने कुछ झुंझला कर कहा, कह तो दिया, लिख लेने दो। चंद्र ने वहीं से पुकार कर कहा, देखिए बहन जी, देता नहीं है। सरस्वती ने वैसे ही कहा, दे दो शेखर, मेरा सिर मत खाओ। शेखर ने कहा, मैंने कहा है अभी लिख कर दे देता हूँ, मानता नहीं है, और आप भी मुझी को डांट रही हैं। पर सरस्वती पढ़ने में लग गई थी और चंद्र माँ के पास शिकायत करने चला गया था। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। माँ ने कहीं भीतर से चिल्ला कर कहा, शेखर दे दे उसे कलम। शेखर कहने लगा, माँ मैंने उसे कहा है। माँ लपक कर आई, क्या? मैंने उसे कहा है कि मैं कुछ नहीं जानती, पहले उसे कलम दे दे। माँ ने उसके मुंह पर एक चपत लगाकर कहा, देता है कि नहीं? माँ ने प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं कहती हूँ पहले उसे कलम दे दे, फिर बात सुनूंगी। तब शेखर ने भी प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं नहीं देता। माँ ने तड़ातड़ दो चार थप्पड़ उसके लगा दिए और बोली, अभी उसकी हिमायत करने आया था। अब शेखर को मन ही मन लगा कि यह बात उसका पक्ष दृढ़ करती है, लेकिन वहाँ सुनता कौन था? है कहाँ वह कलम? चंद्र ने फुर्ती से कहा, भैया ने हाथ में दबाई हुई है। माँ उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश करने लगी। असफल होकर उन्होंने शेखर का हाथ मेज पर रखा और उसे पहले घूंसे से फिर पट्टी के सिरे से मारने लगी। वह नहीं खुला, लेकिन उसकी पीड़ा और अपनी विवशता पर क्रोध शेखर से नहीं सहा गया। उसने कहा, नहीं दूंगा, कह दिया नहीं दूंगा, चाहे जान से मार डालो। माँ ने एकाएक उसका हाथ छोड़ दिया और भौचक उसकी ओर देखने लगी। उसके स्वर में उस एक शब्द जान में कुछ था कि वे लज्जित हो गई। चंद्र की बाह पकड़कर ले जाती हुई बोली, मैं तुझे नई कलम देती हूँ। शेखर उठकर बाहर चला गया। सारा दिन सड़क पर बेमालिक के कुत्ते की तरह भटका किया। शाम को थका हुआ सा घर आया ही था कि पिता ने कहा, क्यों बे, जान देने का बहुत शौक है? शेखर ने निष्प्राण स्वर में कहा, हाँ है, और आगे चला गया। पिता देखते रह गए। शेखर ने खाना नहीं खाया, न किसी ने उससे पूछा ही। रात हुई, सब सो गए। तब वह भी थका हुआ सा चारपाई पर लेट गया और अंधकार को फाड़ने की चेष्टा करता रहा। उसकी सिरहाने की ओर कहीं से अनिश्चित सा स्वर आया, शेखर, और सरस्वती उसकी चारपाई के सिरे पर बैठ गई। शेखर ने उसकी गोद में सिर रख दिया। तब आंसू आए। सरस्वती ने उसका सिर उठाकर बहुत धीरे से तकिए पर रखा। वह सो गया था।